हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी सेशन के एमसीक्यूज और हमने ब्लॉक के फर्स्ट से 4 यूनिट डिस्कस कर लिए। आज हम यूनिट 5th और 6th के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही आपको वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना है ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। आरयूएचएस से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, भी सीसीएचएन का जो कोर्स कर रहे हैं, वो ध्यान दें। आज की यूनिट्स जो भी दोनों यूनिट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दोनों यूनिट के एमसीक्यूज। बहुत ही अच्छी यूनिट्स है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहली यूनिट कौन सी है, यानी कि यूनिट 5th जो है, इसका नाम देखिए क्या है, डेमोग्राफी सर्विलेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला है डेमोग्राफी, दूसरा सर्विलेंस, तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो तीनों ही टॉपिक के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है कौन, आरयूएचएस। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एमएससी के पेपर वगैरह देखें तो आप देखना इन सब्जेक्ट से ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। If birth rate is high and death rate is declining, the country will be in which stage of demographic cycle? आपने डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सिंपली समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि बर्थ रेट हाई होती है और डेथ रेट डिक्लाइन होती है तो ये कौन से डेमोग्राफिक साइकिल की स्टेज में है, कौन सी स्टेज में ये डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर आएगा, ये आपको सिंपली बताना है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक तो दे रखा है बर्थ रेट और दूसरा है डेथ रेट। देखिए चारों को समझ लीजिए आप अच्छे से, फिर बाद में क्या होगा कि क्या पता आपको गलत हो जाए, कहीं समझ में नहीं आए। देखिए यहाँ पे पहली जो अर्ली एक्सपांडिंग है इसमें क्या होगी, बर्थ रेट क्या होगी, हाई होगी, और जो डेथ रेट है वो क्या होगी, डेक्लाइनिंग होगी। देखिए यहाँ पे हाई स्टेशनरी है, हाई स्टेशनरी के अंदर क्या होता है, दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। डेथ रेट भी बढ़ेगी, बर्थ रेट भी बढ़ेगी। अब देखिए जो अर्ली एक्सपांडिंग है वो हो चुका है, लेट एक्सपांडिंग के अंदर क्या होगा, बर्थ रेट भी डिक्रीज होगी और जो डेथ रेट है वो भी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। लो स्टेशनरी की बात करें तो जो बर्थ रेट है वो क्या होगी, लो होगी, और जो डेथ रेट है वो क्या होगी, लो होगी। तो यानी जो लेट एक्सपांडिंग है और जो लो स्टेशनरी है, दोनों के अंदर क्या हो रही है, डेथ रेट और बर्थ रेट लो हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। जो हाई स्टेशनरी है इसमें बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट भी बढ़ रही है। लेकिन जो अर्ली एक्सपांडिंग है इसमें बर्थ रेट बढ़ रही है और जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो यही तो आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको बताया मैंने इंक्रीज डिक्रीज कैसे क्या हो रहा है, ये आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ से बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी सीसीएचएन के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड्स एट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि जो इंडिया है वो डेमोग्राफिक साइकिल के कौन सी स्टेज में है। अभी जो डेमोग्राफिक साइकिल अभी मैंने आपको जो बताई है उसमें जो इंडिया है वो कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल की स्टेज में है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन बी, लेट एक्सपांडिंग। लेट एक्सपांडिंग क्या होगा, लेट एक्सपांडिंग में बर्थ रेट और डेथ रेट, अभी तो मैंने आपको बताया लेट एक्सपांडिंग के अंदर दोनों ही क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी कि बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रही है और जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इस थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर इंडिया को इंक्लूड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी, उसमें मतलब इंडिया था 1920 से पहले। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें डेमोग्राफिक साइकिल में, वो भी आप याद करें और जो मैंने आपको भी बताया ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द। आपको यहाँ पे सिंपली सेक्स रेशियो की क्या पूछी है, डेफिनेशन पूछी है कि सेक्स रेशियो किसको बोलेंगे या कौन सेक्स रेशियो को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी 1000 मेल पे जो फीमेल्स की नंबर्स होते हैं, जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट एज पर द 2011 सेंसस इज फाउंड इन
तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया का, इंडिया में कौन से स्टेट का है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन। यानी कि आपको पूछा गया है कि पुअरेस्ट सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के कौन से राज्य में क्या है पुअरेस्ट सेक्स रेशियो है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए हरियाणा। यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है, हरियाणा। अभी आपको सेक्स रेशियो की और भी एमसीक्यूज बताऊंगा, आगे देखना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेंसस इज टेकिंग यूजली इन एवरी, जो जनगणना होती है वो कितने सालों से होती है, मतलब कितने साल बाद वापस से जनगणना की जाती है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना और सभी को पता भी है, ऑप्शन बी 10 ईयर। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, 1881, 1881 आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। देखिए यहाँ पे वो जो मैंने आपको अभी बताया वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो पहली जनगणना कंप्लीट हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको पूछा गया है। ये पहली जनगणना कब कंप्लीटली जो है रिकॉर्ड कर ली गई थी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी 1881, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेथ और बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है ये कब बनवा लेना चाहिए, कितने दिनों के अंदर अंदर ये बनवा लेना चाहिए। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी 21 डेज, यानी 21 दिन के अंदर। जैसे ही मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो 21 दिन के अंदर अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, या फिर कोई डेथ हुई है तो 21 दिन के अंदर अंदर डेथ सर्टिफिकेट उसका बन जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, is the surveillance where reports are awaited and no attempts are made to seek report actively from the participants in the system। देखिए यहाँ पे सर्विलेंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप के सर्विलेंस के अंदर रिपोर्ट को देखकर या फिर रिपोर्ट को एक्टिवली जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट से कैसी भी मतलब कुछ भी बीमारी फैल रही है या फिर रिपोर्ट से पता लगाते हैं, तो ये किस प्रकार का सर्विलेंस है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए पैसिव सर्विलेंस। कौन सा है, पैसिव सर्विलेंस। दोस्तों एक्टिव सर्विलेंस का मतलब होता है कि होम टू होम या फिर डोर टू डोर सर्वे, होम टू होम या फिर डोर टू डोर सर्वे करके किसी डिजीज कंडीशन का आप पता लगा रहे हैं तो वो क्या है, एक्टिव सर्विलेंस। लेकिन आप रिकॉर्ड और रिपोर्ट से अगर आप डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर रहे हैं, जैसे कि कोई डेंगू का पेशेंट आया आपके पास, उसके पास पहले से रिपोर्ट है कि उसको डेंगू हो रखा है तो आपको पता चल गया है, लेकिन अगर वहीं आप अगर डोर टू डोर जाकर अगर वहीं सैंपल लेते और उसका डायग्नोस वगैरह करते तो वो क्या हो गया फिर एक्टिव सर्विलेंस। अगर वो आपके पास आ रहा है उसकी रिपोर्ट से रिकॉर्ड आप कर रहे हैं तो वो क्या है, पैसिव सर्विलेंस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, is the surveillance which is based on the collection of data from sample random or non-random of collecting sites as indicator data for the rest of the population in order to identify cases of a disease early। ये क्वेश्चन एम्स में भी 3-4 बार पूछा जा चुका है और बहुत बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक सर्विलेंस और है एक्टिव पैसिव के अलावा, वहीं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर क्या करते हैं, जो भी डाटाज कलेक्ट करते हैं वो चाहे सैंपल रैंडम हो चाहे नॉन रैंडम हो, दोनों ही जो सैम्पलिंग टेक्निक है दोनों से ही आप क्या करते हैं, डाटाज कलेक्ट करते हैं। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इंडिकेटर डाटाज है वो आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे रैंडमली हो चाहे नॉन रैंडमली हो, आप क्या कर रहे हैं, डाटाज कलेक्ट कर रहे हैं और उससे आप पता कर रहे हैं कोई भी डिजीज़ के केसेस को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेंटिनल सर्विलेंस। अभी मैंने रिपोर्ट की बात की थी, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं, रैंडमली नॉन रैंडमली जो भी पॉपुलेशंस है उनसे आप डाटाज कलेक्ट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिजीज कंडीशन को, तो वो क्या होगी, सेंटिनल सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कोई भी पीडीएफ, जैसे कि ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये लिंक है नर्सिंग चैलेंजर्स, आपको सर्च करना है और अपने आप को वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक एंश्योर दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सी वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन डी, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे आपको। देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए डैश 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 टेक्निक। देखिए जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो किस टाइप की टेक्निक है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक किस टाइप की टेक्निक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कोटा सैम्पलिंग, परपजीव सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग, ये सभी रैंडम सैम्पलिंग के हैं। और ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dividing the population into homogeneous group on the basis of gender or religion and deriving the sample randomly from each homogeneous group is। देखिए जो होमोजीनियस ग्रुप है, पॉपुलेशन के जो होमोजीनियस ग्रुप है उसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें, बेसिस ऑन जेंडर और रिलीजन, धर्म के आधार पर और जेंडर के आधार पर उनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सैंपल है वो क्या कर रहे हैं, आप रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो होती, मतलब ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो किस टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो आप प्री डिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एक स्पेसिफाइड सब ग्रुप से आप कर रहे हो, यानी कि पॉपुलेशन का कोई स्पेसिफिक सब डिवाइड ग्रुप है उससे आप कोई भी डाटाज कलेक्ट कर रहे हो। तो आप जो सिलेक्शन कर रहे हो ये किस प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हैं, जो एक स्पेसिफाइड सब ग्रुप होता है पॉपुलेशंस का, उसमें से आप जो प्री डिफाइंड नंबर्स है वो आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the first sample is selecting and the remaining sample is drawn using systemic pattern is known as। देखिए जो फर्स्ट सैंपल है वो तो आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग सैंपल्स है वो आप एक सिस्टमिक पैटर्न से ले रहे हैं। तो ये किस टाइप की सैम्पलिंग का एग्जांपल है या फिर किस टाइप की सैम्पलिंग की ये टेक्निक है। एक तो आप क्या कर रहे हैं, सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे जो रिमेनिंग जो भी सैंपल्स है वो क्या कर रहे हैं, आप सिस्टमिक पैटर्न से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग। देखिए सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग, देखिए आप एक सैंपल को तो क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो सिस्टमिक पैटर्न से ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सा पता ही चल रहा है कि सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड एंड द सैंपल आर विड्रॉन विद द हेल्प ऑफ रैंडम सैंपल टेबल इज। यहाँ पे वैसे सैम्पलिंग के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है और यहाँ से आपको एमसीक्यूज जरूर देखने को मिलेंगे आपकी बीपीएससी सेशन की एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछेगी आपको, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, इक्वली सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वली आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जैसे मान लीजिए 100 लोगों का एक ग्रुप है या फिर ऑल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से आप कोई भी जो भी आप मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप इक्वली कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे हैं कि इसको कर लिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन, ऐसा नहीं है। यानी कि आप जितने भी पॉपुलेशन है उनमें से आप क्या करें, इक्वली जो सैंपल है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इज फाउंड इन। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पोरेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पोरेस्ट सेक्स रेशियो है। यहाँ पर आपको आंसर में करना है ऑप्शन डी, हरियाणा। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर, हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो
834 यानी कि 834 पर 1000 मेल, ये आपको सेक्स रेशियो भी दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एमंग द इंडियन स्टेट इज इन। हाईएस्ट सेक्स रेशियो भारत में किस राज्य का है? यहाँ पर आपको आंसर में कर देना है ऑप्शन सी केरला। क्या करना है आपको आंसर में? ऑप्शन सी केरला, 1084 1084। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर आप और देख सकते हैं, केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 इन ऑल इंडियन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज लो द कंट्री विल बी विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैंने आपको वैसे बता दिया है डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वैसे आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है, आपको बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। देखिए बर्थ रेट क्या हो रही है? लो हो रही है। डेथ रेट भी क्या हो रही है? लो हो रही है। तो आपने हाई स्टेशनरी एंड जो लो स्टेशनरी है ये आपने पढ़ी होगी दोनों ही। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको आप करेक्ट आंसर वैसे करना ही है। जो लो स्टेशनरी है उसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बर्थ रेट भी डिक्रीज होगी और जो डेथ रेट है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन जो हाई स्टेशनरी है इसमें दोनों ही क्या होती है? इंक्रीज होती है। अर्ली एक्सपांडिंग में बर्थ रेट इंक्रीज होती है, डेथ रेट डिक्रीज होती है। लेट एक्सपांडिंग में क्या होती है? डेथ रेट भी डिक्रीज होती है, बर्थ रेट भी डिक्रीज होती है। तो ये मैंने फिर से आपको बता दिया है, अब आप याद कर लीजिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फिर से क्वेश्चन वही है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट का, डेमोग्राफिक साइकिल का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बर्थ रेट जो है एंड डेथ रेट है दोनों ही क्या हो रही है? डेक्लाइन हो रही है कंट्री की, तो ये किस स्टेज के अंदर होगी या डेमोग्राफिक साइकिल के कौन से स्टेज में ये कैलकुलेट होगी या इंक्लूड की जाएगी? तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना? ऑप्शन बी, लेट एक्सपांडिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे डेक्लाइनिंग आता है, डेक्लाइनिंग आता है तो आपको लेट एक्सपांडिंग करना है। अब आप ये मत बोलना कि लो स्टेशनरी के अंदर भी सर ने बताया कि इसमें भी लो होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स का थोड़ा सा हेर फेर में फिर बता दूँ आपको, जो लेट एक्सपांडिंग है इसमें क्या होती है? डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होती है? डेक्लाइनिंग होती है। लेकिन जो लो स्टेशनरी है इसमें बर्थ रेट लो होती है और डेथ रेट भी क्या होती है? लो होती है। मतलब तो वही है कि कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स है इनका पूरा खेल है और इन वर्ड्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक्सपांडिंग से हो तो डेक्लाइनिंग में होगा, अगर स्टेशनरी से हो तो लो में आपको करना है। लो स्टेशनरी मतलब लो वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टेटिक्स इन इंडिया आर। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो वाइटल स्टेटिक्स है आपने पढ़े होंगे बहुत सारे अलग अलग सिस्टम वाइज नाम वगैरह आपने सब कुछ पढ़े होंगे, तो आपको पूछा है कि इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है वाइटल स्टेटिक्स का इंडिया के अंदर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी क्या है? वाइटल स्टेटिक्स। पॉपुलेशन सेंसस, आपने भारतीय जनगणना वगैरह आपने सुना होगा, तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस की जाती है, जनसंख्या की जनगणना की जाती है, ये क्या है? वाइटल स्टेटिक्स है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRS, SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सभी क्या है? वाइटल स्टेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, द सर्वे विल बी कंडक्टिंग इन एवरी। जो SRS है यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये प्रत्येक यानी जो सर्वे किया जाता है प्रत्येक कितने दिन से ये कंडक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, 6 मंथ, यानी 6 महीने से, 6 मंथ यानी 6 महीने से SRS के जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये हर 6 महीने से कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, 1969। जो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कब बना था? 1969 के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, डेथ हो चाहे बर्थ हो, दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 डे पे होना चाहिए, मतलब 21 डे से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर आपको एक्ट पूछे तो आपको आंसर में करना है 1969, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, IDSP का मतलब होता क्या है? IDSP का मतलब होता क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, जो सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट है यानी CSU, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, ये आपको 5th यूनिट में सब कुछ मिल जाएगा वैसे।
जो CSU है उसका जो IDSP में लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो ये आपको सिंपली लोकेशन इसकी पूछी गई है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए NCDC, NCDC नेशनल सेंटर एंड डिजीज कंट्रोल। यहाँ पे आपको NCDC की फुल फॉर्म पूछी है तो आपको आंसर में करना है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो यहाँ पर ये जो NCDC है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, DELHI, यानी कि दिल्ली में क्या है NCDC जो बना हुआ है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है किसकी, CSU की, सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट की। तो आपको कभी भी पूछे कि सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट की लोकेशन क्या है तो आपको आंसर में करना है NCDC जो दिल्ली के अंदर स्थित है। एक आपको जो आंसर बताना है वो बताना है IDSP का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डैश 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 दे रखा है, एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस टाइप के जो डाटाज होते हैं जिनके एनालिसिस करते हैं, जो किस पे बेसिस होते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट एंड द नोट ऑन प्रीसाइज मेजरमेंट। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं होता है, क्वालिटी और एट्रीब्यूट बेसिस पे जरूर होते हैं। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन बी क्वालिटेटिव। ध्यान रखिए क्वालिटेटिव में क्या होता है, जो प्रीसाइज मेजरमेंट है वो नहीं लिया जाता है, सिर्फ क्वालिटी और एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही डाटाज एनालिसिस किए जाते हैं, वो होते हैं क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव के अंदर जो भी मेजरमेंट किए जाते हैं वो प्रीसाइज मेजरमेंट होते हैं। कौन से मेजरमेंट, प्रीसाइज मेजरमेंट होते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं होते हैं। ये एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे 25 पे जो क्वेश्चंस है 5th यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी यूनिट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। देखिए BMW से भी बार बार सेंट्रल एग्जाम की एग्जाम हो चाहे फिर वो स्टेट लेवल की एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से MCQs पूछे ही पूछे जाते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 कलर कोड्स फॉर बैग इन BMWR। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो 4 कलर कोड होते हैं बैग के, BMW जो आप करते हैं यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें 4 कलर कोड की आपने बाल्टियाँ देखी होगी। वैसे जो बिन होते हैं, बैग होते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वैसे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि बाल्टियाँ आपने देखी होगी। देखिए जो 4 कलर कोड होते हैं वो कौन से होते हैं ये आपको पूछा गया है। ये जब भी आपको पूछे तो आपको आंसर में करना है येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। कभी भी ब्लैक आप नहीं करें, ना ही आपको ग्रीन करना है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी, ब्लू, वाइट, रेड एंड येलो। ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन BMW ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो किस टाइप के BMW के अंदर डिस्पोज किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए येलो। जो येलो बिन होता है, येलो बैग होता है, इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को क्या किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। बार बार ह्यूमन प्लेसेंटा को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो भी आपको आंसर में क्या करना है, येलो ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल, IV ट्यूब एंड सेट्स, कैथेटर शुड बी सेग्रीगेटेड इन। जो मतलब जो डिस्पोजल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट का डिस्पोजल है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बताया गया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे ट्यूब हो गई, बॉटल्स होगी, IV ट्यूब होगी, जो भी IV कैथेटर हो गए, IV सेट हो गए। तो मतलब जो भी मतलब रबर की हो या ट्यूब लाइक जो भी मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज़ लिए जाते हैं, इन सबको कहाँ पर सेग्रीगेट किया जाता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। दोस्तों जब भी आपको ट्यूब, बॉटल्स इनकी बात करें, IV ट्यूब्स की, कैथेटर्स की, तो आपको आंसर में करना है ऑप्शन बी रेड कलर के बिन के अंदर या फिर रेड जो बैग आता है उसके अंदर जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूब लाइक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्यूब के हो गए, बॉटल्स हो गई, IV सेट हो गया, IV कैथेटर हो गए, या फिर जो भी फोलिक कैथेटर है, ऐसे जो कैथेटर्स होते हैं उन सबको रेड बैग में डिस्पोज किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंस्टिट्यूट्स ऑफ, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था BPC सेशन की एग्जाम में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डैश 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 इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। देखिए सभी क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के क्या है, एग्जाम्पल्स है, एक को छोड़कर। ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन बी, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का ये क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। हेपेटाइटिस सी है वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, लेकिन जो एक एग्जाम्पल नहीं है वो कौन सा नहीं है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। कौन से कलर के बैग में इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, येलो बैग। येलो बैग के अंदर इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट को भी क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इज। आपको पूछा गया है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर, उसकी मेजोरिटी कैसी होती है, मतलब किस टाइप का वेस्ट होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, नॉन हैजार्डस वेस्ट। कैसा होता है वो, नॉन हैजार्डस वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन BMW नीडल्स एंड सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल्स स्कैल्पल्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, वाइट। जो वाइट कलर का बैग होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी नीडल्स है, सिरिंज है, स्कैल्पल्स है, या फिर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको वाइट बैग के अंदर क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो जनरल हॉस्पिटल में कहाँ पर लोकेटेड होती है। किसकी बात हो रही है, जनरल हॉस्पिटल की। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, स्टेट लेवल। जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं वो टर्सरी लेवल में इंक्लूड यहाँ पे जो जनरल हॉस्पिटल्स है उनकी अगर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होगी वो कहाँ पर होगी, स्टेट लेवल पे, जो सभी को मॉनिटर करेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो सभी CNC के जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़ या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सभी कंट्रोल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो CNCs होते हैं वो PNC के अंडर होती है, मतलब अंडर इसके जो CNCs होते हैं उनके अंडर में क्या होती है, PNCs होती है। तो यानी जो CNCs है वो PNC को कंट्रोल करेगी और PNC से जो PNC है वो सब सेंटर्स को। तो इस प्रकार से मतलब स्टेट पे सब कुछ होता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर CNC होती है, CNC से PNC, PNC से सब सेंटर, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट लेवल की जो कंट्रोल कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो कहाँ पर होगी, जनरल हॉस्पिटल्स जो है वो लोकेटेड कहाँ पे होगी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंक्लूड्स। जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है उसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, ये आपको पूछा गया है कि कौन कौन से जो काम है वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के अंदर इंक्लूड किए गए। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, ये सभी जो प्रैक्टिशनर वगैरह है, ये तीनों ऑप्शंस है, ये सभी क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मेंबर होते हैं, जो इन्फेक्शन कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव फॉर द पीरियड ऑफ। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप इंसिनरेशन का हो, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेविंग, ये इनका जो पीरियड आप मतलब जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो ये कितने साल तक करते हो। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन ए, 5 ईयर, यानी 5 साल तक आपको रिकॉर्ड रखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद आप चाहे कहीं भी भगाओ, उनको फेंको कहीं पर भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 साल तक आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंबल ऑफ बायोहजार्ड सी क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च्ड इन। आपको पूछा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और जो हैंडलिंग रूल है वो कब बनाया गया था, कब लॉन्च किया गया था, ये किसके अंडर आता है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन डी, 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल बनाया गया था या लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट, सभी क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के मेजर सोर्स है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी फर्स्ट एड इन स्कूल। फर्स्ट एड इन स्कूल ये बायोमेडिकल वेस्ट का मेजर सोर्स नहीं है। बाकी जो आपको दिए गए ऑप्शंस ब्लड बैंक हो, चाहे इम्यूनाइजेशन साइट हो, चाहे नर्सिंग होम हो, सभी जगह जो बायोमेडिकल वेस्ट हो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल फर्स्ट डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो BMW रूल बनाया गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में जो बनाया गया, उसमें शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दिया गया है, बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन, ये शेड्यूल फर्स्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। चलिए मैं चारों ही जो शेड्यूल है वो बता देता हूँ जो बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल 2016 में बनाए गए हैं। पहला जो शेड्यूल है वो आपको पता चली गया, ऑप्शन फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 का। दूसरा जो शेड्यूल है, सेकंड जो शेड्यूल होगा वो किसको डिस्क्राइब करेगा, सेकंड ऑप्शन को, स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट। जो थर्ड शेड्यूल है वो करेगा लिस्ट, ऑप्शन थर्ड को, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ऑथोरिटीज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। जो शेड्यूल फोर्थ है वो किसको डिस्क्राइब करेगा, ऑप्शन फोर्थ को, लेवल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स और बैग्स, लेवल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग्स एंड कंटेंट्स। दोस्तों यहाँ पर जो सीक्वेंस वाइज दिया गया है उसी प्रकार से जो शेड्यूल है वो डिस्क्राइब करता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। शेड्यूल फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड जो है ऑप्शन बी है वो सेकंड शेड्यूल को डिस्क्राइब करता है, सी है वो थर्ड को, और जो डी है वो फोर्थ को। तो इस प्रकार से जो शेड्यूल बनाया गया है वो इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे थर्ड का तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में सी कर देना है, अगर सेकंड का पूछे तो ऑप्शन बी कर देना है, अगर फोर्थ का पूछे तो आपको ऑप्शन डी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल सेकंड डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का पूछा था ऊपर, दूसरे में आपको क्या पूछा है, सेकंड का पूछा है। ऑप्शन सेम एज इट इज है, तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या कर देना है, ऑप्शन बी। ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर येलो कैटेगरीज बायोमेडिकल वेस्ट आर। ट्रीटमेंट आपको ऑप्शन पूछा गया है कि जो येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, इंसिनरेशन एंड डीब्रियल। या तो ज़्यादा गहरा गड्ढा करके यहाँ पर गाड़ दीजिए या फिर इंसिनरेट कर दीजिए, मतलब उनको जला दीजिए। ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है येलो कैटेगरी के बायोमेडिकल वेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड इन्वॉल्व डैश। यानी जो एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम के द्वारा वो कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो भी यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों ही क्या है, एजुकेशन और ट्रेनिंग है इन्फेक्शन कंट्रोल करने की, जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आपको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कार्डेड एंड contaminated glass include medicine vial and ampoules except cytotoxic waste should be placed in which container। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी ग्लास के वाइल्स होती हैं, जो भी एम्पूल्स होती है, या फिर ग्लास के जो भी टुकड़े होते हैं, उनको किस टाइप के जो बैग है उसके अंदर डिस्कार्ड किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है उसको छोड़कर जितने भी कांच के टुकड़े हो गए, चाहे वायल हो चाहे एम्पूल हो, उनको किसी टाइप के कंटेनर में रखा जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, ब्लू के अंदर सभी कांच के टुकड़े वगैरह हो, चाहे एम्पूल हो चाहे वायल हो, सभी को डिस्पोज किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर। आपको पूछा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर में करना ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। एस्परजिलस भी होगा, एंटेरोवायरस भी होगा और स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया भी होगा। तो यहाँ पर तीनों आपके ऑप्शंस क्या है, सही है, यानी ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। तो दोस्तों ये थे अपने दोनों यूनिट के एमसीक्यूज। बाकी यहाँ पे जो आपको लिंक दी गई है यहाँ से आप देख सकते हैं BPCCHN के एग्जाम पेपर, ये आपको PDF मिल जाएगी, PDF में ये लिंक भी आपको मिल जाएगी। गोल्डन की पॉइंट्स आप इस पे टच करके देख सकते हैं। CHO मॉडल टेस्ट पेपर्स आप यहाँ से टच करके देख सकते हैं। GMCH के पेपर और MCQs आप यहाँ से
टच करके देख सकते हैं। बाकी जो आपको MCQs अभी बताए हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो इंग्लिश में तो आप हिंदी में भी इनको पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको बताया गया है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नर्सिंग चैलेंजर सर्च करें और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर ले, ताकि आपको ये हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और इस प्रकार की जो भी PDFs होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।